गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है ये हमारा एपोप्टोसिस का पार्ट 2 है। आज के वीडियो में हम इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में देखने वाले हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिछले वीडियो को पहले जाके देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है पिछले वाले का। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। आज हम देखने वाले हैं एपोप्टोसिस का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। इंट्रिंसिक मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या है कि अंदर से कुछ तो हो रहा है, यानी कि इसमें जो मैसेज आएगा एपोप्टोसिस का, सेल डेथ का, प्रोग्राम सेल डेथ का, ये जो मैसेज आएगा ये आएगा फ्रॉम द सेल, विद इन द सेल से यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इंट्रासेल्यूलर सिग्नल प्रेजेंट होगा। अब ये इंट्रासेल्यूलर सिग्नल किस तरीके से हो सकता है, जब सेल में कोई डैमेज है, सेल में जब किसी भी तरीके का डैमेज है तब ये आएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया डीएनए डैमेज है, डीएनए अगर डैमेज है तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा सेल को सरवाइव करवा के और सेल को रेप्लिकेशन करवा के नया नया सेल में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में सेल को क्या कर दिया जाता है, एपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो होती है इंट्रिंसिक पाथवे, इसके लिए बहुत बड़ा रोल आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे एक बहुत ही प्यारा सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये जो साइटोक्रोम सी है, ये ईटीसी जो पाथवे होता है उसमें इसका अमाउंट जो है काफी अच्छा खासा बन जाता है। एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि ईटीसी में मिलता है और काफी अच्छे अमाउंट में ये मिलता है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर इंट्रिंसिक सिग्नल आएगा तब ये साइटोक्रोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा। कहाँ पे आएगा, साइटोसोल में आएगा और साइटोसोल में आके ये इंट्रिंसिक पाथवे को करवाएगा। किस तरीके से करवाता है पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में चलेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक तरीके से ये सेल है, यहाँ पर इस सेल में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल का हमें क्या करवाना है, एपोप्टोसिस करवाना है ड्यू टू एनी रीजन जिसकी वजह से सेल क्या है, डैमेज है। अब यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करेगा, साइटोक्रोम सी रिलीज करेगा। तो साइटोक्रोम सी तो ये ऐसे तो रिलीज कर नहीं सकता, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ पोर वगैरह प्रेजेंट होगा जो कि इसकी मूवमेंट करवाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, MOMP प्रेजेंट होता है। MOMP का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर, क्योंकि बाहर वाली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसलिए इसको इस तरीके से बोला जा रहा है पोर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी इधर प्रेजेंट थे साइटोक्रोम सी वो क्या करने लगेंगे, वो यहाँ पर इस तरीके से बाहर आने लगेंगे। एक बार जब साइटोक्रोम सी बाहर आने लग गए तो इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें एक मॉलिक्यूल मिलेगा। उस मॉलिक्यूल का नाम होता है APAF1। तो यहाँ पर इनको मॉलिक्यूल मिले जिनका नाम क्या है, APAF1। इस तरीके से ये जो साइटोक्रोम सी है ये इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा। क्या यहाँ पर बस एक ही APAF आएगा, नहीं, यहाँ पर टोटल 7 APAF आते हैं। अगर हम APAF की फुल फॉर्म देखें तो वो होती है एपोप्टोटिक प्रोटीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर। क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म, एपोप्टोटिक प्रोटीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर। यानी कि ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोटीएस को, जो एपोप्टोटिक प्रोटीएस है उनको एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से साइटोक्रोम आके बाइंड कर जाएगा, कितने, 7 के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने हैं टोटल, 7 यहाँ पर APAF आए। और इन 7 APAF के साथ आके कौन जुड़ेगा, साइटोक्रोम सी जुड़ेगा और उसको एक्टिवेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ चुके हैं साइटोक्रोम सी। इसी के साथ यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये जो APAF है इसके ऊपर एक हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर या डोमेन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CARD डोमेन। CARD डोमेन का मतलब होता है कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा डोमेन इस तरीके से, जिनको क्या बोला जाएगा, ये डोमेन होगी CARD डोमेन। CARD का डोमेन का मतलब क्या होता है, कैस्पेस एक्टिवेटिंग डोमेन, या फिर हम बोल सकते हैं कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। तो ये होती है कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन।
ये डोमेन क्या करेगी, इस डोमेन पे आके हमारा जो प्रो कैस्पेसेस होते हैं वो बाइंड करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 कैस्पेस होंगे, एक इनिशिएटर कैस्पेस होता है और एक एग्जीक्यूटिव कैस्पेस होता है। तो यहाँ पर जब साइटोक्रोम सी इससे आके बाइंड करेगा ना एपैफ से, तो ये जो CARD है ये एक्सपोज हो जाएगा। जो CARD पहले एक्सपोज नहीं था, ये पहले अंदर की तरफ था, बिल्कुल एक्सपोज नहीं था, वो अब एक्सपोज हो जाएगा। जब ये एक बार एक्सपोज हो चुका है तो उसकी वजह से यहाँ पर आराम से आके प्रो कैस्पेस बाइंड हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी CARD प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारे कौन से मॉलिक्यूल है, दीज ऑल आर प्रो कैस्पेस। ये प्रो कैस्पेस क्या करने आए हैं, यहाँ पर खुद को एक्टिवेट करने आए हैं, यानी कि प्रो कैस्पेस किस में कन्वर्ट होने को आए हैं, कैस्पेस में, क्योंकि प्रो का मतलब ही ये होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे ये वाला जो है ये कौन सा है, ये है प्रो कैस्पेस 9। प्रो कैस्पेस 9 जो कि एक इनिशिएटर होता है। एक बार जब ये इनसे बाइंड हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो कैस्पेस 9 कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेस 9 में। कैस्पेस 9 में एक बार कन्वर्ट हो गया तो ये किसको एक्टिवेट कर सकता है, ये इनिशिएटर वाले थे, अब ये इनिशिएटर वाले एक्टिवेट कर पाएंगे एग्जीक्यूटिव वाले को। तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्रो कैस्पेस 3। प्रो कैस्पेस 3 आ जाएगा, जो कि एग्जीक्यूटर है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कैस्पेस 3। एक बार कैस्पेस 3 यहाँ पर आ गया तो ये मैसेज क्या देगा, ये मैसेज दे देगा एपोप्टोसिस का। ये आगे जाके मैसेज देता है एपोप्टोसिस का। किस तरीके से देता है एग्जैक्टली हमने ये लास्ट वीडियो में देख लिया था हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे वाले में। पर क्या कहानी इतनी सी सिंपल सी होती है, नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा ही है। तो यहाँ पर अगर सेल तो नॉर्मल कंडीशंस में भी एपोप्टोसिस कर ले, अगर ऐसा हो गया तो बहुत दिक्कत वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इन एपोप्टोसिस को टाइटली रेगुलेट किया जाता है ताकि यहाँ पर एपोप्टोसिस सिर्फ उसी समय हो जब जरूरत हो। तो इस रेगुलेशन के लिए यहाँ पर एक फैमिली होती है प्रोटीन्स की, जिनको बोला जाता है BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। ये जो होती है बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है कि कब एपोप्टोसिस करवाना और कब एपोप्टोसिस नहीं करवाना है। तो इनमें 2 टाइप की होती है, एक होती है फैमिली प्रो एपोप्टोटिक यानी कि जो पॉजिटिव मैसेज देगी और ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी एपोप्टोसिस करवाओ। और दूसरी तरफ होता है एंटी एपोप्टोटिक यानी कि ऐसी फैमिली जो कि रोकेगी एपोप्टोसिस को और ये ब्लॉक करवाएगी एपोप्टोसिस को होने से। तो दोनों ही सेल में होने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि क्या हो सके, ताकि पूरी अच्छे से एपोप्टोसिस का रेगुलेशन किया जा सके। अगर हम यहाँ पर देखिए ये जो प्रो एपोप्टोटिक है ये भी 2 फैमिलीज में डिवाइडेड होती है। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 फैमिलीज। एक फैमिली का नाम होता है इफेक्टर BCL2 फैमिली, एक का नाम है इफेक्टर BCL2 फैमिली। वहीं जो दूसरी है उसका नाम होता है, दूसरी वाली का नाम है BH3 ओनली प्रोटीन, BH3 ओनली प्रोटीन। दोनों के दोनों क्या है, एपोप्टोसिस करवाने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर हम इफेक्टर वाले के एग्जांपल देखें तो उसमें आते हैं बैक्स और बैक्स एंड बैक। वहीं अगर हम BH3 ओनली प्रोटीन में देखें तो उनके एग्जांपल्स होते हैं बैड, बिड, प्यूमा, नॉक्सा। आई नो यस, ये जो ब्रांड होता है प्यूमा उससे भी यहाँ पे प्रोटीन का नाम है नॉक्सा। उसी के साथ साथ यहाँ पर होता है बिम। ये सारे जो है कुछ BH3 ओनली प्रोटीन है जो कि एक्टिवेशन का काम करेंगे। किस तरीके से करते हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें इनिबिटरी वालों को, तो इनिबिटरी वाले में कौन कौन आएंगे, BCL2 आएगा, यहाँ पर BCLXL आएगा, यहाँ पर ये भी इनिबिटरी का काम करता है, और BCL भी आएंगे। ये सारे के सारे एंटी एपोप्टोटिक है और ये सारे प्रो एपोप्टोटिक है, एपोप्टोसिस का काम करवाते हैं। अब ये किस तरीके से चलते हैं इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें ये इफेक्टर वाले के बारे में, तो इफेक्टर फैमिली वही फैमिली है जो इस MOMP को बनवाती है। हमने कहा था ना कि यहाँ पे MOMP प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। तो इस पोर को कौन बनवाता है, ये बैक्स और बैक ही बनाता है। किस तरीके से करते हैं आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फिर से एक सेल बना ले, ये ऐसा सेल है जिसके पास कोई भी चीज डैमेज है जिसकी वजह से इसको एपोप्टोसिस जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सेल में वंस अगेन क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ये इसका इनर मेम्ब्रेन और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर बहुत सारा साइटोक्रोम C स्टोर करके रखा हुआ है ETC में। ETC की वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत सारा साइटोक्रोम C प्रेजेंट है। लेकिन फिलहाल आपको दिख रहा है कोई भी यहाँ पे पोर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अभी हमने करवाना ही नहीं है एपोप्टोसिस, तो हम बिना मतलब पोर क्यों बनाए।
तो इस कंडीशन में बैक्स और बैक का रोल आएगा। जब एपोप्टोसिस आपको करवानी है ना, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता किस तरीके से है, जो ये बैक्स और बैक होते हैं ना, तो बैक कैसा रहता है, बैक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। भले ही यहाँ पर स्टिमुलस आए, भले ही यहाँ पर स्टिमुलस ना आए, ये ऐसे मोनोमर की फॉर्म में यहीं पे प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर हम देखें बैक्स को, तो बैक्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बैक्स यहाँ पे नॉर्मली साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है। भले ही स्टिमुलस हो मतलब ना हो तो यहीं पे रहेगा, जब स्टिमुलस होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, लेकिन बैक हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया पे रहता है। भले ही स्टिमुलस आए या ना आए, वो यहीं पे ही रहेगा एपोप्टोसिस का। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इन दोनों को इनएक्टिव फॉर्म में कौन रखता है, एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स है उनका काम होता है कि इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इनको इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और इन दोनों को ब्लॉक करते हैं। किनका काम होता है ब्लॉक करने का, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं फैमिली का ये काम होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा, हमने यहाँ पे बोला कि एपोप्टोटिक स्टिमुलस आ गया, तो जब एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा तो सेल या तो बनाने लगेगा हमारे BH3 फैमिली को, क्योंकि BH3 डोमेन जो है उसको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है, आगे चीजों को बैक्स और बैक को एक्टिवेट करने में मदद करना है। या तो इस कंडीशन में वो उनको सेल बनाएगा BH3 डोमेन फैमिली को, या फिर वो उनको एक्टिवेट करेगा। कुछ भी कंडीशन में होगा तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा BH3 डोमेन। जब यहाँ पर BH3 डोमेन वाले प्रोटीन्स आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले तो एंटी एपोप्टोटिक वालों को ब्लॉक करेंगे, इनको यहाँ पर काम करने से रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, और साथ ही साथ इनको क्या करेंगे, बैक्स और बैक को एक्टिवेट करेंगे, इनको ये देंगे एक्टिवेटिंग का मैसेज, एक्टिवेशन करवाएंगे, और यहाँ पर इनका क्या करवाएंगे, इनिबिशन करवाएंगे। अगर एंटी एपोप्टोटिक फैमिली का इनिबिशन हो गया तो वो बैक्स और बैक को पकड़ नहीं पाएंगे, बैक्स और बैक फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर बैक्स और बैक फ्री हो गए ना, तो ये क्या करने लगेंगे, ये ऑलिगोमराइजेशन करने लगते हैं। यानी कि ये कैसे करेंगे, बहुत सारे इस तरीके से मिल जाएंगे, सारे के सारे, हमने बोला इस तरीके से बैक का क्या हो गया, ऑलिगोमराइजेशन हो गया। जब ऑलिगोमराइजेशन हो गया तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ चैनल के तौर पे, ताकि यहाँ से जो साइटोक्रोम C है वो बाहर निकल सके। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा और इस तरीके से चैनल बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C बाहर निकल गया। एक बार साइटोक्रोम C अगर बाहर निकल जाता है तो हमें पता है कि ये क्या कर सकता है, ये आगे जाके पूरा वो जो कैस्केड चलता है हमारा नॉर्मली, उस कैस्केड को ये चला सकता है। तो यहाँ पर जब ये बाहर आ गया तो ये क्या करेगा, वंस अगेन 7 यहाँ पर एफएफ आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 यहाँ पर आगे इन्होंने क्या बना लिया, हेप्टामर बना लिया। हेप्टामर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं एपोप्टोजोम, एपोप्टोजोम बना लिया। ये सारे के सारे किसके स्ट्रक्चर है, एपैफ के स्ट्रक्चर है, एपैफ। यहाँ पर इसी के साथ साथ कौन आके अटैच हो चुका है, साइटोक्रोम C यहाँ पे आके अटैच हो चुका है। जब ये आ गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोकैस्पेज 9 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैस्पेज 9 में, जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। जब एक बार कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो चुका है तो वो क्या करेगा, वो प्रोकैस्पेज 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में, क्योंकि ले यहाँ पर जो प्रोकैस्पेज 3 है वो एग्जीक्यूटनर है। अगर एक बार यहाँ पर सेल के अंदर ही बात चल रही है, कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करता है, वो आईकैड से कैड बनवा देता है। ये वाली जो चीज है हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखी थी। कैड जो है वो क्या करता है, कैड यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये डीएनए को डैमेज करने में मदद करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स करवा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। डीएनए के एक बार फ्रेगमेंट्स हो गए सेल में तो उसकी वजह से हमें पता है एपोप्टोसिस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया एपोप्टोसिस। उसी के साथ साथ यहाँ पर कैस्पेज 3 साइटोस्केलेटन को भी डिग्रेड कर देगा, ताकि सेल जो है, सेल का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाए। तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया, साइटोस्केलेटन को डिग्रेड कर दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से पूरे अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। पहले तो हमने नॉर्मली देखा, लेकिन यहाँ पर ये जो BCL2 फैमिली है पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। एंटी एपोप्टोटिक वाले जो हैं वो एपोप्टोसिस नॉर्मली नहीं होने देते। वहीं यहाँ पर जो बाकी दोनों हैं, जो एक्टिवेटेड वाले प्रो एक्टिवेटर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन करवाते हैं। तो अगर समझो कहीं पे भी ऐसा आ गया, अगर हमने बोला कि हमने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर दिया, अगर मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि गेन ऑफ फंक्शन कर दिया हमने इनका
एंटी एपोप्टोटिक फैमिली का। अगर हमने AAF का कर दिया गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा। एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा तो इट कैन लीड टू कैंसर। वैसे ही अगर हमने बोला कि समझो हमने बैक्स का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा दिया, यानी कि BH3 डोमेन का हमने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करवा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एपोप्टोसिस ज्यादा होगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पर चीजें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सब क्या था, ये एपोप्टोसिस के बारे में था, पार्ट 2 था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसका पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय गाइस।